संघर्ष विराम बढ़ाया गया है क्योंकि अमेरिका चुपचाप ईरान के लिए जाल बिछा रहा है। ईरान में 11 अमेरिकी परमाणु और एरोस्पेस वैज्ञानिकों की गुमशुदगी और रहस्यमय मौतों का युद्ध से क्या रिश्ता है, जानिए सिर्फ स्ट्रेट अप पर। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल संघर्ष विराम अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया, जब तक ईरान के नेता अमेरिका को एकीकृत प्रस्ताव नहीं देते। ट्रंप ने ईरानी सरकार के आंतरिक मतभेदों का हवाला दिया, जिससे तेहरान वार्ता की स्पष्ट स्थिति नहीं बना सका। उन्होंने पाकिस्तान के नेताओं की उस अपील का जिक्र किया जिसमें वॉशिंगटन से ईरान अपना रुख पुख्ता कर ले, तब तक सैन्य कार्रवाई टालने की मांग की गई। ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि अमेरिकी सेनाएं घेराबंदी बनाए रखेंगी, पूरी तरह तैनात रहेंगी और हर तरह से तैयार रहेंगी, लेकिन जब तक ईरान अपना प्रस्ताव नहीं देता और बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, तब तक वे गोलीबारी नहीं करेंगे। तेहरान की शुरुआती प्रतिक्रिया इस पर थोड़ी अजीब थी। मीडिया ने तो इसे उपेक्षापूर्ण भी बताया। ईरानी अधिकारी मोहम्मद खलीबाफ के सलाहकार ने कहा कि युद्ध विराम बढ़ाने का मतलब नहीं है, ये वॉशिंगटन द्वारा अचानक हमले के लिए समय खरीदने की कोशिश है। उनके शब्दों में, अब पहल ईरान के पास है। मीडिया रिपोर्ट्स लगातार खबरें देती रहती हैं क्योंकि आखिरकार उन्हें ऐसा करना ही होता है। उन्हें आपको सच बताने की परवाह नहीं है, उन्हें किसी भी तरह से आपको जोड़े रखना होता है। इस समय स्थिति अस्थिर, अनिश्चित और संभावित रूप से विस्फोटक है। संघर्ष विराम बढ़ा है पर बातचीत रुकी है क्योंकि ईरान विभाजित है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी स्थिति पर कायम है, तेहरान के एकजुट रुख का इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जो अब वैश्विक एजेंडा तय कर रही है और यही सब कुछ आकार देगी जिसके बारे में हम यहां चर्चा करने वाले हैं। मैंने इस मुद्दे को तब संबोधित किया था जब 2 हफ्ते पहले युद्ध विराम शुरू हुआ था। क्या ये अच्छा या बुरा है? क्या ये जीत है या एक झटका? कमजोरी का संकेत है या रणनीतिक विराम? सिर्फ समय ही बताएगा। फिर मैंने कहा, आखिर हमें पता चल जाएगा कि चीजें किस ओर जा रही हैं। अब हम आगे बढ़ चुके हैं और कुछ विकास देख रहे हैं। हम फिर एक और सवाल पर आते हैं, क्या हमने इन धोखेबाज खलनायकों से बातचीत से कुछ सीखा या हम खुद को धोखा दे रहे हैं कि वे शांति चाहेंगे? क्या हम समाधान की ओर बढ़ रहे हैं? ट्रंप का फैसला उन्हें लड़ाई फिर से शुरू करने को मजबूर नहीं करता, लेकिन वे ईरान पर दबाव बनाते हैं और सारी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर डालते हैं। फिलहाल ईरान के पास 3 मुख्य विकल्प हैं: राष्ट्रपति द्वारा रखी गई बातचीत की शर्तों को स्वीकार करना या समझौते के लिए तैयार होकर वार्ता में वापस लौटना। संयुक्त राज्य अमेरिका को पूर्व आक्रामक हमले या जलडमरू मध्य में नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश से चुनौती देना, जिससे आखिरकार युद्ध होगा, या अंत में आर्थिक और सामाजिक रूप से ढह जाना, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ समय लगेगा। मूल बात यह है, संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के खिलाफ वही तर्क अपना रहा है जो ईरान ने वर्षों तक इस्तेमाल किया है, एक लंबी थकाऊ शाह-हुसैन और आर्थिक दबाव के सहारे। यही वो चीज है जो मानवीय और नागरिक कारणों से इजराइल को गाजा में करने से रोका गया। संयुक्त राज्य अमेरिका अब वही रणनीति सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ अपना रहा है। क्या इससे अंततः स्थिति का समाधान हो जाएगा? समय बताएगा। यह लंबी प्रक्रिया है जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। फिलहाल अमेरिकी रणनीति यही है, ईरान के सिद्धांत को पलटकर उसके खिलाफ इस्तेमाल करना। यह कदम सिर्फ युद्ध विराम का विस्तार नहीं है, यह पूरे टकराव की रणनीतिक पुनर्परिभाषा है। युद्ध विराम बढ़ाकर ट्रंप खुद को ऐसे युद्ध में फंसने से बचाते हैं जिस पर उनका राजनीतिक या कूटनीतिक नियंत्रण नहीं है। घेराबंदी, प्रतिबंध और सैन्य स्थिति यथावत बनी रहती है। अमेरिका बिना गोली चलाए ही ईरान पर दबाव बना देता है। वॉशिंगटन अब कह सकता है, हम इंतजार कर रहे हैं। ईरान, तुम ही अपनी हालत नहीं सुधार पा रहे हो। इसलिए गेंद अब ईरान के पाले में है। मतलब साफ है, तुमने ये खेल शुरू किया था, अब इसे दूसरी तरफ से खेलो। यह रणनीतिक जूडो की एक क्लासिक चाल है जिसमें विरोधी की अंदरूनी कमजोरी को मुख्य साधन बनाया जाता है। हालांकि अमेरिकी कदम अलग थलग नहीं है। जैसे ही हम टकराव से लंबे आर्थिक युद्ध की ओर बढ़ते हैं, हर क्षेत्रीय और वैश्विक खिलाड़ी अपनी रणनीति फिर से तय करता है, खासकर वे जो अब तक पृष्ठभूमि में चुपचाप चाले चल रहे थे। पिछले हफ्ते मैंने पाकिस्तान की अचानक बातचीत में भागीदारी का जिक्र किया था और कहा था कि यह संयोग नहीं था,
पाकिस्तान चीन का करीबी सहयोगी है और बीजिंग के लिए पर्दे के पीछे बिना सुर्खियों में आए काम करने का अच्छा माध्यम है। पिछले एक दशक में चीन ने मध्य पूर्व में सैकड़ों अरब डॉलर कंक्रीट, स्टील, फाइबर ऑप्टिक केबल्स और उन्नत तकनीक में लगाए हैं। सऊदी अरब, यूएई, इराक, ईरान ये सभी अब चीन की आर्थिक संरचना का हिस्सा बन गए हैं। सऊदी अरब चीन को करीब 20% तेल और गैस सप्लाई करता है। बाकी की आपूर्ति ईरान, इराक और कतर करते हैं। और यह सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं। जैसा कि इजरायली मध्य पूर्व विशेषज्ञ एडिथ बरात ने इस हफ्ते लिखा, चीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी, एआई और क्लाउड सिस्टम्स में भारी निवेश कर रहा है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि तकनीकी छाप छोड़ने और क्षेत्रीय देशों के लिए आदर्श मॉडल बनने के लिए। वो कहती हैं, बीजिंग की रणनीति अपनी सादगी में शानदार है। ये सऊदी अरब, ईरान, यूएई और इजराइल सहित सभी से अच्छे संबंध रखता है। ये खुद को तटस्थ, मध्यस्थ बताता है और सीधे टकराव से बचता है। और जब इसे चुपचाप काम करना होता है तो ये पाकिस्तान जैसे साझेदारों का इस्तेमाल करता है जो असली काम करते हैं। इसी समय चीन ने क्षेत्र में अमेरिकी उपस्थिति कम होने का फायदा उठाया और अपना प्रभाव बढ़ाया, लेकिन उसने सैन्य रूप से अमेरिका की जगह लेने की कोशिश नहीं की। बीजिंग स्थिरता चाहता है, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति चाहता है और वैश्विक स्तर पर अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। यही पूरा खेल है। चीन ऐसे ही साम्राज्य बनाता है। और जैसा एडिथ बार जोड़ती हैं, इससे हम उस सवाल पर आते हैं जिसका सामना इजराइल को करना है। इस नक्शे में हमारी जगह कहां है? क्या हमें बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों, रेलवे, तकनीक में चीनी निवेश स्वीकार करना चाहिए या सोचना चाहिए कि हम एक उभरती पूर्वी महाशक्ति पर कैसी निर्भरता बना रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे मध्य पूर्व बदल रहा है और चीन चुपचाप अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, इजराइल को न केवल यह तय करना होगा कि उसके सहयोगी कौन हैं, बल्कि यह भी कि वह अपनी बुनियादी संरचनाओं तक किसे पहुंचने देता है। तो एक तरह से यह सब 21वीं सदी के विश्व युद्ध का हिस्सा है। यह युद्ध आधुनिक दौर की परिस्थितियों में हो रहा है, न कि 20वीं सदी के विश्व युद्धों जैसा। और वास्तव में यह कुछ समय से चल रहा है। इजरायल और ईरान के युद्ध की स्थिति तथा हमारी सीमाओं पर गाजा व लेबनान में दुश्मनों की स्थिति में बड़ा अंतर है। इजरायल का उद्देश्य ईरान की उन क्षमताओं को नष्ट करना था जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा थीं। ईरान ने क्षेत्रीय और वैश्विक महत्वाकांक्षाएं रखते हुए चीन, रूस से रणनीतिक सहयोग किया। वे महत्वाकांक्षाएं और साझेदारियां संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के लिए भी खतरा थीं, इसलिए अमेरिका के पास कार्रवाई के कारण थे। एक मायने में अमेरिकी आवश्यकता हमारी तरह ही थी, जैसे हमें हमास और हिजबुल्लाह के साथ अपनी सीमाओं पर खतरे का सामना करना पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी महाशक्ति की सीमाएं सच में वैश्विक होती हैं। ईरान अमेरिका के लिए वही था जो हमास, हिजबुल्लाह, इजराइल के लिए दुश्मन की प्रॉक्सी ताकत। ईरान अब सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि चीन के साथ सहयोग से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आर्थिक प्रभुत्व का खतरा भी बन गया है। और यही वो जगह है जहां संयुक्त राज्य अमेरिका एक आधुनिक विश्व स्तरीय संघर्ष लड़ रहा है, सैन्य और आर्थिक श्रेष्ठता सुनिश्चित कर रहा है, बिना वैश्विक शक्तियों, खासकर चीन के साथ सीधे सैन्य टकराव में घसीटे जाने के। इसमें इजराइल के हित उसके सहयोगी के हितों से मेल खाते हैं। इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान स्थिति को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वह अपने उन लक्ष्यों को हासिल कर सके जो भविष्य के प्रमुख क्षेत्रों में उसकी दीर्घकालिक आर्थिक बढ़त की गारंटी देते हैं। और वे हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास और उन ऊर्जा एवं खनिज भंडारों पर नियंत्रण जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में तकनीकी और औद्योगिक नेतृत्व के लिए आवश्यक हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि न केवल इन संसाधनों को चीन के हाथों में जाने से रोका जाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि चीन अमेरिकी सद्भावना पर निर्भर हो जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका के ये लक्ष्य पाने पर रणनीतिक रूप से उसका युद्ध समाप्त हो जाता है। और इजराइल का इसमें वास्तव में एक भूमिका है, और वो ये है कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका को उस मुकाम तक पहुंचने में मदद करे, अनावश्यक टकराव से बचकर, जिससे ईरान को बहाने मिल सकें, या वो अपनी रियायतों से पीछे हट सकें, या उस पर डाले जा रहे दबाव से पीछे हटने का मौका मिल सके। इन अमेरिकी लक्ष्यों के बाद इजराइल फिर से ईरान के निर्देश पर सीमाओं के पास आतंकवादी संगठनों को खत्म करने के काम पर लौट सकेगा। तो एक पल के लिए भी ये मत सोचिए कि चीन चुपचाप बैठा हुआ है। उसने पश्चिमी और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में वर्षों तक निवेश किया ताकि उसका प्रभाव बना रहे।
परमाणु महाशक्तियां सीधे आमने सामने नहीं हो सकती। जब आप ये समझ जाते हैं कि यही वैश्विक युद्ध का सार है, तो आप कारण भी समझ जाते हैं। चाइन मानसिक या प्रचार युद्ध में इतना निवेश क्यों कर रहा है? सोशल मीडिया के जरिए पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका में युद्ध और यूरोपीय सहयोगियों की अमेरिका से भागीदारी का विरोध करने के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है और इजराइल को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। और जब आप इसे समझते हैं, तो आप अन्य कहानियों से संभावित संबंध देखना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में जो कहानी अभी सामने आ रही है और अब ध्यान पा रही है, वो इजराइल द्वारा दशकों से लड़े जा रहे गुप्त युद्ध से जुड़ी है। वॉशिंगटन में एफबीआई, ऊर्जा विभाग और व्हाइट हाउस एक समग्र समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 11 अमेरिकी वैज्ञानिकों की रहस्यमय मौतें और एक लापता होने की घटना शामिल है। ये कोई इत्तेफाकी मामले नहीं है। ये वे शोधकर्ता हैं जिनके पास उच्च सुरक्षा मंजूरी है और जो परमाणु ऊर्जा, एरोस्पेस, मिसाइल तकनीक व उन्नत रक्षा प्रणालियों में कार्यरत हैं। कुछ नासा की जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी से जुड़े थे, कुछ लॉस एलामोस से, जो परमाणु बम का जन्म स्थान है। यह एक परेशान करने वाला पैटर्न है। अमेरिकी विधायकों ने चेताया कि ये घटनाएं विदेशी विरोधियों से जुड़ी हो सकती हैं। संघीय जांचकर्ताओं ने चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया को अमेरिकी वैज्ञानिक विशेषज्ञता को लंबे समय से निशाना बनाने वाले संभावित देशों के रूप में चिन्हित किया है। पूर्व एफबीआई अधिकारियों ने खुले तौर पर कहा है कि विदेशी खुफिया एजेंसियों ने अतीत में वैज्ञानिकों का अपहरण किया है, ब्लैकमेल किया है, यातना दी है और यहां तक कि गुप्त जानकारियां निकालने के लिए उनकी हत्या भी की है। इन मामलों में वैज्ञानिकों का बिना फोन या सामान के गायब होना जाने माने खुफिया तौर तरीकों से मेल खाता है। अब यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इजराइल में सुरक्षा सेवाओं ने हाल ही में परमाणु वैज्ञानिकों, वरिष्ठ राजनेताओं और इजरायली राजनयिकों की हत्या की कई बड़ी साजिशें नाकाम की हैं। शिन बेट यानी इजराइल सुरक्षा एजेंसी के अनुसार, इजराइल में ईरान द्वारा निर्देशित जासूसी और आतंकवादी भर्ती प्रयासों में 400% की बढ़ोतरी हुई है। इजराइल 20 सालों से भी ज्यादा समय से यह युद्ध ईरान के भीतर गहराई तक लड़ रहा है। जब दुनिया बातचीत और सुर्खियों में व्यस्त थी, इजराइल ने चुपचाप और लगातार ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को धीमा करने, बाधित करने और बेनकाब करने का अभियान चलाया। यह अभियान साइबर ऑपरेशनों से लेकर तोड़फोड़ और ईरान के परमाणु कार्यक्रम में अहम हस्तियों को खत्म करने तक फैला था, जिन व्यक्तियों को पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने अपूरणीय बताया है। और फिर आधुनिक खुफिया इतिहास के सबसे साहसी अभियानों में से एक सामने आया। जनवरी 2018 में मोसाद एजेंटों ने तेहरान के एक गुप्त गोदाम में घुसपैठ की। 20 ऑपरेटिव 7 घंटे तक इमारत के अंदर रहे, आधा टन गोपनीय परमाणु दस्तावेजों को खंगाला, जिन्हें वे ईरान की राजधानी के दिल से निकाल कर ले गए। 50,000 पन्ने, 163 सीडी, पूरा आर्काइव प्रोजेक्ट अहमद का, जो ईरान का गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम था। वे दस्तावेज दिखाते हैं कि ईरान ने वॉरहेड छोटा करने और परमाणु परीक्षण पर काम किया। इजराइल द्वारा आर्काइव उजागर करने से अमेरिका को यकीन हुआ कि ईरान दुनिया को धोखा दे रहा था। तो जब हम आज संयुक्त राज्य अमेरिका में जो हो रहा है उसे देखते हैं, तो हम उसी छाया युद्ध का एक रूप देख रहे हैं जो इजराइल दशकों से लड़ रहा है। इजराइल जानता था कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं भाषणों या प्रस्तावों से नहीं रुकेंगी, उन्हें छाया में ही रोका जाना था। और अब संयुक्त राज्य अमेरिका यह जान रहा है कि वही दुश्मन जिनका सामना इजराइल कर रहा था, वे अपनी मर्जी पाने के लिए मध्य पूर्व से बहुत दूर तक जाने को तैयार हैं। यह कोई क्षेत्रीय संघर्ष कभी था ही नहीं। ये 21वीं सदी की तकनीक, खुफिया जानकारी और शक्ति संतुलन को लेकर एक वैश्विक संघर्ष है। इजराइल लंबे समय से इस संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में है। अब युद्ध फिर से हो या ना हो, यह कुछ समय से चल रहा है। अमेरिका के दुश्मन पर्दे के पीछे चुपचाप सक्रिय हैं। वे गठबंधन बना रहे हैं, वैश्विक स्तर पर नई वास्तविकताएं गढ़ रहे हैं और चुपचाप अमेरिका की क्षमताएं खत्म कर रहे हैं, जिसे अब तक संयोग या साजिश के सिद्धांत मानकर अनदेखा किया जाता था। अब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका चुपचाप तमाशा नहीं देख रही। मध्य पूर्व का नया नक्शा चुपचाप तैयार हो रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक इस हफ्ते जॉर्डन के राजा ने यूएई को 30 साल के लिए अकबा बंदरगाह पट्टे पर देने के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
ये एक विशाल क्षेत्रीय परियोजना का पहला कदम है, एक रणनीतिक रेलवे जो संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और इजराइल को जोड़ती है और जो गाजा के लिए प्रस्तावित गहरे पानी के बंदरगाह तक जाएगी। पर्दे के पीछे ये वह क्षण है जब दीर्घकालिक दृष्टि, जिसके बारे में इजरायली नेताओं ने वर्षों से बात की है, अब वह वास्तविक रूप लेना शुरू कर रही है। एक स्टील, ऊर्जा और व्यापार का गलियारा जो भारत से शुरू होकर अमीरात नियंत्रित अकाबा के माध्यम से और अमेरिकी निगरानी में नव प्रशासित गाजा तक फैला हुआ है। और यही है असली कुंजी। इनमें से कुछ भी तब तक नहीं हो सकता जब तक हमास गाजा पर नियंत्रण रखता है। जब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि हमास का अंत होगा, तो उनका मतलब सचमुच यही होता है। इसके बिना पूरी क्षेत्रीय योजना विफल हो जाती है। जिस रूपरेखा पर चर्चा है वह बहुत साहसी है। आतंकवादी ढांचे का पूरी तरह से विघटन, संप्रभुता का अमेरिकी हाथों में स्थानांतरण और गाजा के निवासियों के लिए एक नया क्षितिज जिसमें वित्तीय सहायता और किसी तीसरे देश में नागरिकता का विकल्प शामिल है। इस दृष्टिकोण में गाजा सुरक्षा बोझ नहीं रहता और क्षेत्र की सबसे मूल्यवान आर्थिक संपत्ति बन जाता है, जो दुनिया के नए गहरे पानी वाले प्रवेश द्वार तक पहुंचने वाले व्यापार गलियारे का अंतिम बिंदु है। यह अकेला बदलाव नहीं है। इसी हफ्ते अमेरिका और मोरक्को ने 10 साल के लिए जिब्राल्टर जलडमरू मध्य की सुरक्षा हेतु समझौता किया, जो वैश्विक व्यापार का हिस्सा है। इतिहास सिखाता है कि महान शक्तियां व्यापार मार्गों से उभरती हैं। अब हम देख रहे हैं कि एक नया मार्ग चुपचाप बनाया जा रहा है, जो इजराइल को पूर्वी गोलार्ध का केंद्रीय जंक्शन बना सकता है। जब अमीराती पूंजी, अमेरिकी रणनीतिक शक्ति और इजरायली नवाचार मिलते हैं, तो मध्य पूर्व का नक्शा बदल जाता है। और अगर गजा की बात करें तो इस हफ्ते गजा की महिलाएं यौन शोषण और यौन ब्लैकमेलिंग के बारे में खुलकर बोल रही थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमास द्वारा किया जा रहा है, और इसकी रिपोर्ट डेली मेल में छपी है। उन्होंने कहा कि विधवाओं और विस्थापित महिलाओं का यौन शोषण किया जा रहा है और मदद के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है, जबकि हमास उन्हें चुप करा रहा है, और मानवाधिकार समूहों ने दसियों हजार लोगों के खतरे में होने की चेतावनी दी है। गाजा से मिल रही गवाही से स्पष्ट है कि हमास के आतंकवादी कमजोर फलस्तीनी महिलाओं का यौन शोषण कर रहे हैं और मदद, खाना या आश्रय के बदले सेक्स की मांग करते हैं। इन घटनाओं में बताया गया है कि शोषक तंत्र विधवाओं, विस्थापित माताओं और बिना पुरुष सहारा वाली महिलाओं को निशाना बना रही है। पीड़ितों को हमास के कार्यकर्ता धमकाते हैं और खुद को सरकार बताकर महिलाओं को उनकी बात मानने के लिए मजबूर करते हैं। और यह कोई नई घटना नहीं है। पश्चिमी देशों से आई महिला राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने, जो गाजा, यहूदा और सामरिया में फिलिस्तीनी समर्थक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने आई थी, उन्होंने पहले भी कई बार रिपोर्ट किया है कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नियंत्रण वाले इलाकों में अरब पुरुषों द्वारा उनका यौन उत्पीड़न और हमला किया गया। इन मामलों में कई विदेशी मीडिया सदस्य शामिल थे, जिनकी जानकारी मुझे इजराइल सरकार के प्रेस कार्यालय निदेशक रहते मिली। हर मामले में महिलाओं ने आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने या यहां तक कि खुले तौर पर नाम बताने से भी इनकार कर दिया। हमसे कहा गया कि हम उन लोगों को प्रेस क्रेडेंशियल ना दें जिनके बारे में कहा गया कि वे विदेशी मीडिया संगठनों द्वारा नियुक्त हैं। मैं सोचता हूं कि मानवाधिकार समूह या संयुक्त राष्ट्र इस मुद्दे को उठाने में कितना समय लेंगे। क्या अगला फ्लोटिला इस मुद्दे को उठाएगा? खैर, बात करें उस फ्लोटिला की जो रविवार को बार्सिलोना से गाजा के लिए इजराइल विरोधी यात्रा पर रवाना हुआ। यह भी एक सेक्स स्कैंडल से हिल गया है, जब इसके वोक नेताओं में से एक पर कम से कम 3 स्वयंसेवकों के साथ यौन दुराचार का आरोप लगा। न्यूयॉर्क पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि फ्लोटिला के एक वरिष्ठ नेता, जो संचालन समिति के सदस्य हैं, यानी संगठन की सर्वोच्च संचालन इकाई के सदस्य, गाजा जा रही नाव पर कई कार्यकर्ताओं के साथ यौन संबंध में लिप्त थे। एक नहीं, दो नहीं, 3 अलग-अलग व्यक्तियों ने इस हफ्ते की शुरुआत में सोशल मीडिया पोस्ट में फिलिस्तीनी समूह हार्ट ऑफ फिलिस्तीन पर आरोप लगाया। और गाजा से जुड़ी अन्य खबरों में चल रहे युद्ध ने गाजा में उपलब्ध खुले चरागाहों को गंभीर रूप से कम कर दिया है, जिससे भेड़ और बकरी के झुंडों की भारी कमी हो गई है। आर्थिक प्रभाव के अलावा कई गाजा के पुरुषों ने निराशा जताई है कि इजराइल ने उनकी प्रिय सांस्कृतिक गतिविधि भी छीन ली। हमने एक और हफ्ता देखा है जिसमें इजराइल न केवल मध्य पूर्व में बल्कि यूरोप, दक्षिण अमेरिका और उससे भी आगे वैश्विक ध्यान के केंद्र में रहा है। आइए यूरोप से शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों में स्पेन, फ्रांस और अन्य सहित कई यूरोपीय सरकारों ने इजराइल पर नए प्रतिबंध लगाने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है।
इन उपायों में प्रस्तावित हथियार सीमाओं से लेकर इजराइल की सैन्य कार्रवाई की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए राजनयिक पहलों तक और ईयू संस्थाओं के भीतर समन्वित दबाव तक शामिल हैं। घोषित लक्ष्य इजराइल की सीमाओं पर आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाइयों को सीमित करना है, लेकिन इसका व्यवहारिक असर साफ है। इजराइल को उन संगठनों को खत्म करने से रोकना जो बार बार हम पर हमला करते हैं। और यह ध्यान देने योग्य है कि यही सरकारें अपनी आंतरिक चुनौतियों, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक दबाव और सामाजिक अशांति का सामना कर रही हैं। इजराइल की जितनी अधिक आलोचना होती है, वे अपने देश में उतनी ही उथल-पुथल अनुभव करते हैं। और फिर दुनिया की दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग कहानी सामने आ रही है। इस हफ्ते इजराइल ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। माउंट हार्जल पर मशाल जलाने वालों में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिले भी थे, जो दुनिया के दूसरे छोर से आकर यहूदी राष्ट्र के पुनर्जन्म का सम्मान करने पहुंचे। राष्ट्रपति यहां सिर्फ प्रतीकात्मकता के लिए नहीं आए थे। अपनी यात्रा में अर्जेंटीना ने IRGC और अल कुद्स फोर्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया, जो कई देशों ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके अर्जेंटीना वैश्विक विदेश नीति में एक अलग नैतिक आयाम जोड़ रहा है। साथ ही उन्होंने इस हफ्ते इजराइल में 2 ऐतिहासिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इजराइल और अर्जेंटीना के बीच व्यापक आतंकवाद विरोधी ढांचा स्थापित करना। दूसरा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसंधान और सुपर कंप्यूटिंग अवसंरचना में संयुक्त सहयोग शुरू करना, जो भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को परिभाषित करेंगी। एक तरफ देश इजराइल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक देश इजराइल के साथ खड़े होने का चुनाव कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। यह संयोग से उस बात के साथ मेल खाता है जो बहुत पहले लिखी गई थी, बहुत पहले जब यूरोपीय संघ था ही नहीं, बहुत पहले जब आधुनिक कूटनीति थी ही नहीं, और बहुत पहले जब इन सरकारों की कल्पना भी नहीं की गई थी। अब्राहम को दिया गया वादा था, जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम्हें इस कड़ी को जबरन जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस दुनिया को वैसा ही देखना है। तो कुछ राष्ट्र इजराइल पर दबाव बनाने का विकल्प चुन रहे हैं और वे उथल पुथल का सामना कर रहे हैं, और अन्य राष्ट्र इजराइल को आशीर्वाद देने का विकल्प चुनते हैं और वे नवीनीकरण और स्पष्टता का अनुभव कर रहे हैं और समृद्धि। इतिहास ने पहले भी इस पैटर्न को देखा है। इस हफ्ते स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए हमने पासओवर से शुरू होकर योमा स्मोट यानी हमारे स्वतंत्रता दिवस तक 3 हफ्तों की यात्रा पूरी की। इसी दौरान हम अपने पुनर्जन्म के युद्ध मिल्खेमेत कुमाह के बीच में हैं, एक ऐसा युद्ध जो हमें हर दिन याद दिलाता है कि हर पीढ़ी में सिर्फ हग्गादा में लिखा ऐतिहासिक वाक्य नहीं है, बल्कि एक जीवित सच्चाई है। जैसे हम मिस्र से निकले थे, वैसे ही आज भी हमें गुलामी से आजादी और विनाश से पुनर्निर्माण की ओर बुलाया गया है। यह समय हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, किसी भी चीज को स्वतः सिद्ध मानकर नहीं चल सकते। 7 अक्टूबर के बाद से हमने आग से निकले चमत्कार देखे हैं। हमने अपनी स्वतंत्रता के पूरे अर्थ को समझा है, जो हमारे अद्भुत पीढ़ी के खून और साहस से खरीदी गई एक उपहार है। यहोशू बिन नून और कालेब बिन यफुन्ने के बेटों की पीढ़ी, जिन्हें हमने यहां इजराइल में पाला है। बाइबल की कहानी से समानताएं चौंकाने वाली हैं। जैसे 10 जासूसों ने लोगों को कमजोर करने और उन्हें डराने की कोशिश की थी कि आगे क्या होगा, वैसे ही हमारे समय में भी हमने यह सुना है कि अगर हम युद्ध करने की हिम्मत करते हैं तो क्या भयानक परिणाम होंगे। हमने यहोशू और कालेब की भावना चुनी। वास्तव में हम बाइबल काल जैसे दौर में जी रहे हैं। आज जब हम उन लोगों को देखते हैं जो हमें नष्ट कर में उठ खड़े हुए, तो विजय की पीढ़ी की ताकत दिखती है। जिन लोगों ने हमें मिटाने और इस भूमि में हमारे जीने के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश की, उन्होंने खुद को लोहे की दीवार, आस्था और साहस की दीवार के सामने पाया। आतंक की वो मशीन जिसने सोचा था कि वो हमें तोड़ सकती है, वो इजराइल के लोगों की भावना के सामने चकनाचूर हो गई। उनके पास क्या बचा? खुद में ढहती हत्यारी विचारधारा के खंडहर। जबकि हम लगातार निर्माण करते हैं, पौधे लगाते हैं और इस देश से अपने संबंध और अपनी जड़ों को और गहरा करते हैं। हमारे दुश्मनों की हार केवल सैन्य रूप से नहीं है, यह सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक है। जिस तरह योशुआ और कालेब ने इजराइल देश के दैत्यों से डर नहीं किया था, उसी तरह हमारे सैनिक और कमांडर, जो योशुआ और कालेब के सच्चे उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने दिखा दिया है कि इस धरती पर कोई भी ताकत उस जनता को नहीं हरा सकती जो अपने वतन लौट रही है।
ठीक वैसे ही जैसे इस तस्वीर में आप जो सैनिक देख रहे हैं, जो एक छोटी बच्ची को अपने कंधों पर उठाए हुए है, ये उस रात की बात है जो 7 अक्टूबर की सुबह हुए नरसंहार के बाद आई थी। वह उसे किवुत्स्क फराजा की नरक से बाहर निकालता है और उसे अलोनित स्टेशन की सुरक्षा की ओर लेकर जाता है। सैनिक का नाम योनातान इत्साक सामू है, जो कर्नातजुल से हैं। वो मोशे एनाइलेट के बेटे हैं और बेरी, लवी, तमर और अचीनुआम के भाई हैं। और यहां फोटो खिंचवाने के 1 महीने बाद योनातान, जो पैराट्रूपर्स ब्रिगेड की 202वीं बटालियन के साथ लड़े थे, गाजा में गंभीर रूप से घायल हो गए। बेलिंसन अस्पताल के डॉक्टरों ने जान बचाने की पूरी कोशिश की, पर वे सफल नहीं हुए। योनातान ने अंगदाता कार्ड साइन किया था और उनके अंग 6 मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में प्रतिरोपित किए गए। उसकी मृत्यु से 6 लोगों को जीवन मिला। उसका दिल 50 वर्षीय व्यक्ति में लगाया गया। फेफड़े 30 वर्ष के एक व्यक्ति को प्रतिरोपित किए गए। उसके जिगर का हिस्सा 1 साल से कम उम्र की बच्ची को दान किया गया। एक गुर्दा 10 साल के लड़के को मिला, दूसरा 50 वर्षीय पुरुष को। यहां उसकी मां की भावुक तस्वीर है, जिसमें वो बेटे के प्रतिरोपित दिल की धड़कन सुन रही हैं। जॉनथन उत्तरी गाजा में युद्ध के दौरान शहीद हुआ। वो 21 साल का था। इजराइल यहूदियों के लिए शरण और घर है, जिन्हें दुनिया भर में सताया गया। हमने पीढ़ियों से प्रार्थना की, ले शाना बाबी रुशालाइम, यानी अगले साल यरूशलेम में, जैसा इथियोपिया के यहूदियों ने भी किया। जॉनथन के माता पिता इजराइल आकर बस गए। जॉनथन का जन्म, पालन पोषण और पैराट्रूपर्स ब्रिगेड में सेवा यही हुई। उस दिन जॉनथन और साथियों ने हमारे समय के नाजियों से यहूदी बच्चों को बचाया। उन्होंने लड़ाई जारी रखी और यहूदी लोगों की रक्षा में शहीद हुए। फिर भी उन्होंने दूसरों को जीवन देना जारी रखा। हम इन स्वतंत्रता के दिनों को गर्व के साथ समाप्त करते हैं, ये जानते हुए कि जो लोग हमारे विनाश की कोशिश करते थे वे समाप्त हो गए, जबकि हम दर्द और नुकसान के बावजूद उठते हैं, बढ़ते हैं और विजयी होते हैं। शाश्वत राष्ट्र लंबी राह से नहीं डरता, और यह रास्ता हमें पूर्ण विजय की ओर ले जाता है। अंधकार पर प्रकाश की विजय, विनाश पर पुनर्जन्म की विजय। वास्तव में जैसा कि मैंने कहा, हम बाइबल के समय में जी रहे हैं और इसका अंत इजराइल की जनता की शाश्वत विजय है। ईरान के साथ युद्ध की कार्रवाइयों का नाम सिंह की गर्जना और राइजिंग लायन है, जो पिछले साल हुई थी। यहां इजराइल में हम अल्तेरा इजराइल गीत के शब्द याद रखते हैं। अल्तेरा किगुरी हलवाता बेरिमिशाग मिलोइरा। डर मत है इजराइल, क्योंकि तुम शेर के बच्चे हो, और जब शेर दहाड़ता है तो कौन नहीं डरेगा। मैं डैनियल सीमन हूं। अगले हफ्ते स्ट्रेट अप में JNS TV स्टूडियो यरूशलेम इजराइल से जुड़िए।